जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं बतौर सब्सक्राइबर, तो उन लोगों के लिए मैंने कंटिन्यू प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व के इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाया। साथ ही साथ दूसरे सोशल साइंस और साइंस के पेपर से भी प्रैक्टिस सेट करवाया। आज बिहार शिक्षक बहाली से रिलेटेड आपके प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का ये लास्ट वीडियो है जो आपके इस बिहार शिक्षक बहाली से रिलेटेड है। तो अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप इसको जरूर लास्ट तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे कि घोड़े के हड्डियों का साक्ष्य कहाँ मिला है। घोड़े के हड्डियों का साक्ष्य कहाँ मिला है? घोड़े के हड्डियों का साक्ष्य मिला है सुतकोटदा में। कहाँ मिला है? सुतकोटदा में। यहाँ पे बगल में आंसर भी है, ठीक है, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन आंसर है ये आपके बिहार टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, तो इसलिए इसके बगल में आंसर भी दिए हुए हैं। सिंधुवासी किस धातु का व्यवहार नहीं करते थे, यानी उपयोग नहीं करते थे? कांसा, लोहा, सोना, तांबा। सिंधु घाटी वाले लोग लोहा का उपयोग नहीं करते थे। कांसा, सोना और तांबा का सिंधु घाटी में उपयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? मिट्टी की मूर्ति, धातु के समान, मनके और मुहर। सबसे विशिष्ट पुरातत्व अगर पूछे सिंधु घाटी से तो मुहर है। क्या है? मुहर है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, राखलदास बनर्जी, आर.एस. बिष्ट। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था राखलदास बनर्जी। किसने किया था? राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था। किसका? हड़प्पा का। हल से जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो हल से जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड कहाँ मिला है? तो अग्नि कुंड भी मिला है कालीबंगा में। कहाँ मिला है? कालीबंगा में। हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किस पर आधारित था? तो व्यापार पर आधारित था हड़प्पा संस्कृति। कृषि पर आधारित कौन सी सभ्यता हो जाती है? वैदिक काल अगर आएगा तो ये कृषि पर था, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। कृषि और पशुपालन पे वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर योजना एवं वास्तुकला। हड़प्पा सभ्यता में जिस तरीके से नगर को बनाया गया था और जिस तरीके से नगरों से संबंधित जो वहाँ पे कार्य किए गए थे वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थे। इसी कारण हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। और ये वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है। उत्तर सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता कहते हैं। पशुपति शिव की मुहर में किस पशु का चित्र नहीं है? पशुपति सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण देवता के रूप में थे और पशुपति के रूप में शंकर की पूजा किया जाता था। किसकी पूजा? शंकर की पूजा किया जाता था। पशुपति में जो जिस पशु का चित्र नहीं है, बाघ, हिरन, भैंस, सांड, तो सांड का चित्र नहीं है। सांड का चित्र मुहर में नहीं है। सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश के नाविकों का देश कहा गया था? सुमेर से प्राप्त अभिलेख में मेलुआ कहा जाता था। नाविकों के देश को मेलुआ कहते थे। क्या कहते थे? मेलुआ। सिंधु घाटी के लिए ये उपयोग होता था, मेलुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थान सिंध का बाग कहा जाता है? सिंध का बाग कहते हैं मोहनजोदड़ो को। क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। और यहाँ पे क्या कहा जाता है इसे? सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो को डेथ ऑफ माउंट्स भी कहा जाता है, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से। लोथल कहाँ पे था? गुजरात में। लोथल क्या किस लिए मशहूर था? तो ये डॉकयार्ड था। क्या था? डॉकयार्ड था। क्या था? डॉकयार्ड, यानी ये वहाँ बंदरगाह था। धौलावीरा किस राज्य में है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब। धौलावीरा है गुजरात में। धौलावीरा गुजरात में। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए लेसन बाय लेसन। यहाँ पे हम आज फाइनल आपको हिस्ट्री दे रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए, लेकिन फाइनल इसलिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण, ये आप एक बार जरूर इसको भी देख लेंगे। पुरातत्व के अंतर्गत कौन से चीज़ नहीं आते हैं? साहित्य, सिक्का, अभिलेख, भग्नावशेष। तो पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य नहीं आता है। क्या नहीं आता है? साहित्य नहीं आता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। आगे चलिए, पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? तो एलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे कहा जाता है? एलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे कहा जाता है? एलेक्जेंडर कनिंघम को। सिंधु सभ्यता में किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, पूर्व ऐतिहासिक, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष मिला था 1922 में। 1922 में। और सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा भी रखा गया था। तो हड़प्पा का जो खोज किए थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था दयाराम साहनी। क्या नाम था हड़प्पा वाले का? दयाराम साहनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ग्रेट बाथिंग कहाँ से मिला है? तो ग्रेट बाथिंग मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। कालीबंगा में क्या मिला था? काली चूड़ियों का प्रमाण मिला था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण, नवपाषाण, लौह युग, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता जो था इसे एक नए नाम से जानते हैं, कांस्य युग के भी नाम से जानते थे। हड़प्पा सभ्यता के जैसे जौरबे संस्कृति, आहार संस्कृति, ये सभी संस्कृतियां भी अलग अलग क्षेत्रों में राजस्थान और महाराष्ट्र में फल फूल रहे थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता से पहले दजला फुरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता भी विकसित हो चुका था, जो इससे काफ़ी पहले की वो सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? हड़प्पा काल की सभ्यता की सबसे बड़ी जो नगर था, उस नगर का नाम क्या था? मोहनजोदड़ो था। उस शहर का नाम क्या था? मोहनजोदड़ो था। चलिए आगे देखिए यहाँ पे, सिंधु घाटी निवासियों ने किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान सिंधु घाटी वाले लोगों को नहीं था। कालीबंगा स्थित कहाँ है? कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु, ब्यास, सतलज, रावी। तो रावी नदी के किनारे। ये इस पेज से आपका 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। आज बिल्कुल ये लेसन को बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। ये आपका समझिए कि बिल्कुल एक टॉनिक है आपके हिस्ट्री का। जितना सारा आपने पार्ट बाय पार्ट हिस्ट्री किया है, वो सभी हिस्ट्री का तीनों भाग का ये निचोड़ है। तो लोथल स्थित है कहाँ पे? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, पंजाब में। लोथल स्थित है कहाँ पे? राजस्थान में, गुजरात में। लोथल कहाँ पे? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप कहाँ से मिला है? तो बनावली से। महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं जो हड़प्पा काल से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता का नगर था, हड़प्पा सभ्यता का नगर था, हड़प्पा सभ्यता का नगर था 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 1 स्तरीय, इनमें से सभी। तो हड़प्पा सभ्यता का नगर 2 स्तरीय था। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था गोदावरी के मैदान, गंगा के मैदान, सिंधु के मैदान, महानदी के मैदान। तो सिंधु नदी के मैदान। कौन से? सिंधु नदी के मैदान। और गंगा के मैदान में दूसरी नगरीकरण शुरू हुआ था। गंगा के मैदान में दूसरी नगरीकरण प्रक्रिया शुरू हुआ था गंगा के मैदान में। चलिए आगे देखिए कि हड़प्पा की वस्तुओं की खुदाई की थी सर जॉन मार्शल, सर विलियम जोन्स, मार्टिन व्हीलर और जॉन मार्शल और मार्टिन व्हीलर। तो इसका सही आंसर होगा ए एवं सी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी कहाँ थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। कहाँ थी जुड़वां राजधानी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किया था तो हम लोग कर चुके हैं, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा डांसिंग गर्ल की जो कांस्य की मूर्ति मिली है, ब्रॉन्ज की मूर्ति मिली है, ये मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। चलिए आगे देखते हैं और इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है। निम्न में से किस स्थल में कारखाने में पाए जाने से मनके बनाए जाने तक, निम्न में से किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनके बनाए जाने तक की प्रक्रिया स्पष्ट होती है? तो जो भी आर्टिफिशियल काम होते थे उसके लिए एक ही बात याद रखिएगा, चनहुद्रो। उसके लिए एक ही बात याद रखिएगा, चनहुद्रो। जो भी आर्टिफिशियल कार्य, मोती के माला हो या जो मोती के माला हो, गुड़िया हो, ये जो भी डॉल वगैरह जो बनाए जाते थे, एक तरह का उस जमाने में चनहुद्रो ही मनकों की बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। कहाँ पे? चनहुद्रो में। चनहुद्रो उस समय का हड़प्पा सभ्यता का एक कारखाना था। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आर्टिफिशियल जो कार्य होते थे वो चनहुद्रो में ही होते थे। हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें मिली है और ये बनी होती है किस चीज़ के? लोहे के, चांदी के, फिरोजा पत्थर के, सेलखड़ी के। तो जो मुहर बने होते थे वह सेलखड़ी के बने होते थे। किसके बने होते थे? सेलखड़ी के। निम्न में से किस स्थान में खांचेदार खेत का प्रमाण मिला है? कालीबंगा, बनवाली, लोथल, राखीगढ़ी। बताइए किसका प्रमाण मिला है? निम्न में से किस स्थल में खांचेदार खेत का प्रमाण मिला है? तो कालीबंगा। हड़प्पा वासी का कृषि फसल क्या था जो खेती करते थे? गेहूं, जौ और तिल, यौ, मूंगफली एवं चावल, गेहूं, चावल और गन्ना, गेहूं, कपास और गन्ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं, जौ और तिल हड़प्पा वासी का कृषि फसलें थे। हड़प्पा सभ्यता में पाए गए मुहरे आमतौर पर किस आकार के होते थे? तो आपने अगर प्रीवियस वीडियो किया था प्लेलिस्ट से तो उसमें बताया था कि हड़प्पा काल के मोहरे त्रिभुजाकार, गोलाकार, चौकोर सभी प्रकार के थे। तो इस कारण से इसका क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। हड़प्पा निवासी पूजा करते थे मातृ देवी का, मित्र आत्माओं का, पौराणिक कथाओं का, इनमें से सभी का। हड़प्पा में मातृ देवी का पूजा किया जाता था। किसका पूजा किया जाता था? मातृ देवी का। चलिए आगे देखिए कि हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? तो उत्तर दक्षिण दिशा में। किस दिशा में? उत्तर दक्षिण दिशा में। उत्तर दिशा की ओर पैर रहता था और दक्षिण दिशा की ओर सिर रहता था। तो शव की साधारणतः किस दिशा में दफनाए जाते थे? उत्तर दक्षिण दिशा में। हड़प्पा कहाँ पर अब अवस्थित है? तो विभाजित भारत में ये पाकिस्तान में चला गया। कहाँ पे? पाकिस्तान में। हड़प्पा के टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था? चार्ल्स मैसन, जॉन ब्रंटन, विलियम ब्रंटन, सर जॉन मार्शल। चार्ल्स मैसन ने। किसने? चार्ल्स मैसन ने। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था? अर्नेस्ट मैके ने हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवतल चक्की पर पुराविद ने प्रकाश डाला था। चलिए पहली बार दयाराम साहनी ने 1921 में कहाँ उत्खनन करवाया था? तो हम लोग कर चुके हैं। ये उत्खनन कहाँ हुआ था? हड़प्पा में। निम्नलिखित हिंदू देवी देवताओं में से सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख देवता कौन थे? तो शिव प्रमुख देवता थे। कौन? शिव जो थे वो प्रमुख देवता थे। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती थी? चीन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये क्रीट की सभ्यता से इसका कोई संबंध नहीं था। मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी से समकालीन थी। नेक्स्ट देखिए कि बनावली
बनवाली किस राज्य में स्थित है? बनवाली किस राज्य में है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। तो बनवाली है हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? कालीबंगा कहाँ था? राजस्थान में। रावी, सिंधु, सतलज, घग्गर, तो ये घग्गर नदी के किनारे अवस्थित था कालीबंगा। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? कनिंघम, फ्लीट, डीसी सरकार, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? राजतंत्र, लोकतंत्र, नगरपालिका जैसा, गणतंत्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगरपालिका जैसा था। और सिंधु सभ्यता में गोदीबारा डॉकयार्ड कौन था? तो डॉकयार्ड था लोथल। डॉकयार्ड कौन था? लोथल। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए यहाँ पे कीजिए, सतलज, सरस्वती, रावी, सिंधु। मोहनजोदड़ो अवस्थित है सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो अवस्थित था। सब हड़प्पा सभ्यता में किस भाग में विकसित हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ विकसित हुआ था? तो पंजाब वाले इलाके में, और जो आज पाकिस्तान का ये इलाका है। तो ये कौन सा इलाका था? ये पश्चिमोत्तर भारत था, उस समय का अविभाजित भारत का यह पश्चिमोत्तर था। लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था सेलखड़ी का, लोहा का, तांबा का, इनमें से सभी का। तो बनता था सेलखड़ी का। अब चलिए सेकंड लेसन की ओर चलते हैं। राजा और नगर और आरंभिक और अर्थव्यवस्था। किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? बताइए किसने सबसे पहले? इस सारे क्वेश्चन को हमने करवा रखा है बहुत बार, और लास्ट में उसका हम कंक्लूजन लेकर यहाँ पे आए हैं, जो आपके इतिहास का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे ज़्यादा स्वर्ण के सिक्के किसके समय शुरू हुए थे? तो हिंद यूनानियों के समय, जिसे यवन भी कहते हैं। किससे ज़्यादा किसके समय हुआ था? तो गुप्तों के समय। और किसने भूमि अनुदान प्रथा प्रारंभ किया था? मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त। तो भूमि को अनुदान देने की प्रक्रिया सातवाहनों ने शुरू किया था। भूमि दान देने की प्रक्रिया सातवाहनों ने शुरू किया था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? कुणाल, अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ। बताइए कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। मौर्य वंश का प्रारंभिक राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। बिंदुसार का बेटा अशोक था। ठीक है, चलिए आगे। वह कौन सा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारी और प्रजा के लिए संदेश को प्राकृतिक पत्थरों के पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे? ऐसे यहाँ इसका आंसर डी है, लेकिन इसका जो अभिलेख लिखवाने का कार्य शुरू किया गया था वो अशोक के द्वारा शुरू किया गया था। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? मेगास्थनीज किसका दूत था? सेलुकस का। सेलुकस किसका सेनापति था? सिकंदर का। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है ये। फाहियान है, फाहियान वाला एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसको। फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय के अलावा एक और नाम आएगा समुद्रगुप्त का। समझिएगा कि साम्राज्य विस्तार सबसे ज़्यादा समुद्रगुप्त के समय हुआ है। जितना विशाल समुद्र होता था उतना ही विशाल इसका साम्राज्य भी था, तो इस बात से हमेशा याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जानते थे? विक्रमादित्य के नाम से जानते थे। इन लोगों ने अपनी राजधानी कहाँ रखा था? पाटलिपुत्र में ही रखा था। तो चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहते थे। चलिए आगे देखिए। उत्तर पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? उत्तर पश्चिम भारत यानी आप चले जाइए कहाँ पे? कंधार के इलाके में। तो कंधार के इलाके में जो प्राप्त हुआ था अशोक के अभिलेख किस लिपि में प्राप्त हुए हैं? तो खरोष्टी लिपि में। किस लिपि में? खरोष्टी लिपि में। अशोक के कुछ अभिलेख अरमाइक लिपि में भी मिले हैं। चलिए आगे देखिए। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी किसके शासनकाल का वर्णन करता है? बाणभट्ट की रचना कादम्बरी किसके शासनकाल का वर्णन करता है? तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन करता है। किसके शासनकाल का? हर्षवर्धन के। पंचतंत्र की रचना किसने किया था? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, कालिदास, विष्णु शर्मा। बताइए पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो पंचतंत्र के रचनाकार हैं विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। कामसूत्र की रचना किसने किया था? विष्णु शर्मा, वात्सायन, वराहमिहिर, आर्यभट्ट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, वात्सायन ने किया था। चाणक्य किसके मंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो चाणक्य मंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? अजातशत्रु, उदयन, बिंबिसार, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले पाटलिपुत्र में जो डेरा डाला था सैन्य डेरा के रूप में, तो ये अजातशत्रु ने वैशाली पर अटैक करने के समय, लेकिन जो राजधानी जो बनाया था वह उदयन। कौन? उदयन या उदयन। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 8, 16, 32, 64। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का चर्चा किया गया है। 16 महाजनपदों में दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद कौन था? अस्मक। कौन था? अस्मक। किस नदी के किनारे था अस्मक? गोदावरी नदी के किनारे था। 16 महाजनपदों में सर्वशक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो सर्वशक्तिशाली महाजनपद था मगध। लेकिन मगध का उत्कर्ष उसके बाद फिर पतन हो गया था। तो मगध जो प्रारंभिक काल में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा था वह कौन था? मगध था। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक।
मगध साम्राज्य का स्थापना जो किया था उसका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य का स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? 544 से 412, 491 से 459 बीसी, 344 से 323 बीसी, 323 से 298 बीसी। इसका सही आंसर होगा 323 से 298 बीसी चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहा था। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने धारण किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का और चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय ये गुप्त वंश से रिलेटेड है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? कौटिल्य, विशाखदत्त, मेगास्थनीज, इनमें से कोई नहीं। मुद्रा राक्षस से मौर्य साम्राज्य की स्थिति का पता चलता है। तो बताइए कि मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन थे? मुद्रा राक्षस के रचनाकार थे विशाखदत्त। कौन थे? विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस को लिखा था। किसने लिखा था? विशाखदत्त ने। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसमें महत्वपूर्ण देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। वेदों की संख्या कितने थे? वेदों की संख्या कितने हैं? तो वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितने हैं? 4 है। पुराणों की संख्या कितने हैं? 18 है। वेदों की संख्या 4 है, पुराणों की संख्या 18 है और उपनिषद की संख्या 108 है। 108 उपनिषद है। ठीक है। आरण्यक की संख्या कितना है? आरण्यक की संख्या 6 है। आरण्यक कितना है? 6 है। चलिए, किस भारतीय शासक को नेपोलियन का संज्ञा दिया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। याद रखिएगा कि साम्राज्यवाद विस्तार नीति के कारण इसे नेपोलियन कहा गया था। समुद्रगुप्त को इसे आधुनिक युग में यह नाम पड़ा है नेपोलियन। किसको? समुद्रगुप्त को। ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने एक फैक्ट बताया कि साम्राज्यवादी नीतियों में सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार कहाँ हुआ था? समुद्रगुप्त के समय, गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। कौन था? मगध था। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का अभियान पता चलता है? प्रथम अभिलेख शिलालेख, सप्तम, दसम, 13वां। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख रहता है? तो 13वां शिलालेख में। कनिष्क की राज्यारोहण, तो देखिए कनिष्क ने शक संवत को चलाया था और यहीं से अभी आप जो देखते हैं शक संवत, तो जो हिंदी महीने के अनुसार ये चला है क्योंकि जनवरी फरवरी जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर से जुड़ा हुआ है, तो शक संवत और विक्रमी संवत जो है वो नेपाल में चलता है। शक संवत से जो भारतीय संवत चले तो ये 78 ईस्वी से शुरू हुआ और ये 78 ईस्वी से शुरू हुआ और गुप्त संवत चला था। गुप्त संवत ये कब से शुरू हुआ था? तो 320 ईस्वी से। गुप्त संवत कब से? 320 ईस्वी से। चलिए आगे देखिए, ये जो कनिष्क जो आप देख रहे हैं ये किस वंश का संस्थापक था? किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक की जब बात आती है तो कनिष्क का ही नाम आता है। धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क। बौद्ध धर्म से संबंधित धम्म महापात्रों की नियुक्ति अशोक ने किया था ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट आगे देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग भारतीय इतिहास में अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का। भारतीय इतिहास में किस काल को स्वर्णकाल कहा गया है? किस काल को स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है? तो स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है गुप्त काल को। गुप्त काल को भारतीय प्राचीन काल में स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। मध्यकाल में मुगल काल को मध्यकाल का स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं गुप्त काल को स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। संस्कृत भाषा का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उत्थान हुआ था। किसका? संस्कृत भाषा का। पर्याय प्रशस्ति की रचना किसने किया था? कालिदास, बाणभट्ट, हरिसेन, पतंजलि। तो हरिसेन। किसने? हरिसेन ने। हरिसेन ने किया था। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान को क्या कहते थे? कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पन्याध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष। तो मौर्य काल में टकसाल के प्रधान को लक्षणाध्यक्ष कहते थे। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? पतंजलि, बाणभट्ट, विशाखदत्त, कलहन। राजतरंगिणी के लेखक थे, राजतरंगिणी लिखे थे कलहन। कौन लिखे थे? कलहन। राजतरंगिणी से कश्मीर के लोहार वंश का पता चलता है। अर्थशास्त्र में इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? मौर्य वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश। तो मौर्य वंश की जानकारी अर्थशास्त्र और इंडिका से मिलती है। अर्थशास्त्र कैसी बुक है? तो राजनीतिक सिद्धांतों पे लिखी गई बुक है अर्थशास्त्र। और इंडिका क्या है? इंडिका एक यात्रा वृत्तांत था मेगास्थनीज का। ठीक है, मेगास्थनीज का एक यात्रा वृत्तांत था जिसमें उस समय के साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को भी बयां किया था। इंडिका किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? तो ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। तो ये रचना हुई थी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। कब? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। पतंजलि के महाभाष्य से हमें क्या जानकारी प्राप्त होता है? पतंजलि के महाभाष्य से गुप्त काल की, मौर्य काल की, प्राक मौर्य काल की, 3री शताब्दी ईसा पूर्व। पतंजलि के महाभाष्य से प्राक मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ये इससे संबंधित जो शुंग वंश के राजा हुए थे उस समय पतंजलि के महाभाष्य का पता चलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो हम लोग इसको कर चुके हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक हैं वाल्मीकि। अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य। कौन? कौटिल्य। बिंबिसार के संबंध में किस वंश से है? तो हर्यक से, गुप्त से, मौर्य से, इनमें से कोई नहीं। तो बिंबिसार का संबंध है हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। ठीक है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? गणसंघ, गणतंत्र, राजतंत्र, इनमें से सभी।
तो ये वज्र में 8 गण थे। कितने गण थे? 8 गण थे। और ये गण को क्या कहा जाता था? गण संघ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गण संघ कहा जाता था। ऊपर जो आप देख रहे हैं बिंबिसार का संबंध ये हर्यक वंश से था। तो हर्यक वंश के संस्थापक और मगध के संस्थापक बिंबिसार, और बिंबिसार का ही लड़का अजातशत्रु। अजातशत्रु ने ही प्रथम बौद्ध संगति को करवाया था। प्रथम बौद्ध संगति को कहाँ करवाया था? राजगिरी में करवाया था। ये आपका जो आज हिस्ट्री का फाइनल सबमिशन है। अभी आप इसके बाद एक साइंस का दे देंगे। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जहाँ लोग मवेशी रखते थे, जहाँ लोग अपना घर बनाते थे, जहाँ लोग मवेशी और घर दोनों बनाते थे। तो जनपद का मतलब होता है जहाँ पे लोग बसते थे या वे अपने जीविकोपार्जन के लिए जमीनी भूभाग पर कब्जा करते थे, तो उसे ही उस समय के ग्रेट पर्सन फूड कहा जाता था। तो ये जो शब्द जो शाब्दिक अर्थ में आता है जनपद के रूप में ही आता है। पंचमार्क या पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, सोने के, चांदी के, तांबे और बी एवं सी। तो पंचमार्क जो बना होता था ये सोना और तांबे, चांदी और तांबे का बना होता था। चांदी और तांबे का बना होता था पंचमार्क सिक्का। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? सोरिया, ब्रिटेन, श्रीलंका, जापान। तो ब्रिटेन में बौद्ध धर्म का कोई प्रचार नहीं हुआ था। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने किया था? तो मेगास्थनीज ने किया है था, हम लोग करवा चुके हैं। अच्छा, फाहियान किसके दरबार में आया था? बताइए, फाहियान किसके दरबार में आया था? अभी हमने बोला है कि फाहियान किसके दरबार? फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जानते थे? विक्रमादित्य के नाम से। प्राचीन काल में धम्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? प्राचीन काल में धम्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। किस शासक ने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किस शासक ने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, कनिष्क। तो धम्म की शुरुआत अशोक ने किया था। धम्म क्या था? धम्म बौद्ध धर्म में जाने की जो धर्म से संबंधित बातों का था, उसमें उसी को धम्म कहा जाता था। जिसमें बौद्ध धर्म को अपनाना क्या था? धम्म था। धम्म नीति में क्या था? अहिंसा था। धम्म नीति में क्या था? अहिंसा था। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों को नया सिद्धांत क्या जोड़ा? देखिए कि जैन धर्म में 5 सिद्धांत है जिसे पंच महाव्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच महाव्रत। 4 सिद्धांत पहले से थे और 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य को महावीर ने जोड़ा था। किसने जोड़ा था? महावीर ने। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। क्या नाम था? वर्धमान था। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम था। ठीक है, ब्रह्मचर्य को जोड़ा। और ये जो वर्धमान जब महावीर बने थे तो ये 24वें तीर्थंकर थे। क्या थे? 24वें तीर्थंकर। ठीक है, और ये जो जैन जो बना है ये जिन शब्द से बना है, और जिन का मतलब होता है जो इंद्रियों को विजेता हो। तो ये जो वर्धमान और महावीर जो है सो एक ही कैरेक्टर है जिनका जन्म कुंडल 1 कुंडलग्राम में हुआ था, जो वैशाली के अंतर्गत आता था, जो एक गणसंघ था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी, 251 बीसी, 263 बीसी, 253 बीसी। 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 261 बीसी में। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने शुरू किया था? अजातशत्रु, पुष्यमित्र, अशोक, समुद्रगुप्त। फूट डालकर विजय प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम ने अजातशत्रु ने शुरू किया था। किसने? अजातशत्रु ने। जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? मौर्य काल में, गुप्त काल में, हर्यक काल में, कुषाण काल में। जीवक का आपने कई बार चर्चा सुना होगा, इस प्रैक्टिस सेट में भी, पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी। जीवक का संबंध था बिंबिसार से। बिंबिसार का ये मुख्यतः राजवैद्य जो था ये बिंबिसार का था, लेकिन इसका बेटा कहीं कहीं ऐसा भी पूछ सकता है कि और किसका था, तो अजातशत्रु का भी था, क्योंकि उसके बाद अजातशत्रु ही शासक बना है। तो अजातशत्रु का भी वैद्य था। जब चंड प्रदोत के साथ अवंती के शासक, क्योंकि अवंती के शासक पाटलिपुत्र को अपने कब्जे में करना चाहते थे, और वो बाद में भी अवंती के शासकों ने पाटलिपुत्र पर अटैक किया था। ऐसे पाटलिपुत्र का जो मगध का जो पतन हुआ था, इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान था 185 बीसी में किसका? डेमेट्रियस का। किसका? डेमेट्रियस का। ठीक है, डेमेट्रियस ने 185 बीसी में मगध का पतन कर दिया था। लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जो अवंती का शासक था, कौन? अवंती का जो शासक था वो क्या करता था? चंड प्रदोत की बिंबिसार के साथ उसकी लड़ाई हुई थी। बिंबिसार ने क्या किया कि उसके बाद में इलाज के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था। अपने स्वयं के खर्चों पर सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाया था? अशोक, कनिष्क, रुद्रदमन, स्कंदगुप्त। देखिए यहाँ पे रुद्रदमन इसका ऐसे आंसर होगा, लेकिन सबसे पहले सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उसके करवाया गया था, पुष्यगुप्त के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? पुष्यगुप्त के द्वारा। बाद में इस सुदर्शन झील का शासकों ने भी बाद में इस सुदर्शन झील का मरम्मत अन्य शासकों ने करवाया था। रुद्रदमन ने भी अपने खर्चों से इस झील का निर्माण करवाया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था? गंगा नदी के संगम पर। किस नदी के संगम पर? गंगा नदी के संगम पर। गंगा नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर का स्थापना उदयन ने किया था। समस्त भारत ही नहीं, एशिया और यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किसे जाता है? अशोक, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, नेपोलियन। तो सबसे पहले हुनों को परास्त करने का श्रेय स्कंदगुप्त को जाता है, इसीलिए स्कंदगुप्त को हुनारी भी कहते हैं। स्कंदगुप्त को हुनारी भी कहते हैं। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन था। कौन था? नेपोलियन था। किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो अशोक, समुद्रगुप्त, प्रभावती गुप्त, इन सभी। प्रभावती गुप्त का संबंध किससे था? प्रभावती गुप्त वंश की महारानी थी प्रभावती गुप्त, और भूमिदान का उल्लेख प्रभावती गुप्त के समय मिला है। चलिए आगे देखते हैं।
510 ईस्वी में सती प्रथा 510 ईस्वी में सती प्रथा का उल्लेख करने वाला, साक्ष्य देने वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? सती प्रथा का साक्ष्य देने वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? एरन अभिलेख, सागर, गुर्जरा, दतिया, मास्की और जूनागढ़। तो एरन अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा का जिक्र पता चलता है। किस अभिलेख में? एरन अभिलेख में। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो ये भेजा था श्रीलंका में। कहाँ भेजा था? श्रीलंका में। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने की सलाध्य प्रयास किया था? किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास लिखने का प्रयास किया था? विसेंट स्मिथ, जेम्स प्रिंसेप, काशी प्रसाद जायसवाल, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। तो इसका सही आंसर होगा देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। किस आधार पर अशोक का इतिहास? केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास इन्होंने लिखने का प्रयास किया था। मौर्य काल में निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? चैत्य, स्तूप, गुहा, वस्तुकला, स्तंभ। तो स्तंभ जो है वह मौर्य काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है। मौर्य काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना क्या है? स्तंभ। गुप्त काल में कौन से चीनी यात्री भारत आया था? तो फाहयान आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ठीक है, आगे चलिए देखिए कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चलिए आगे यहाँ पे करते हैं। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है मथुरा अभिलेख से, प्रयाग प्रशस्ति से, वंशखेड़ा अभिलेख से, एहोल अभिलेख से। तो समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है प्रयाग प्रशस्ति से, प्रयाग प्रशस्ति से। नवरत्न किस शासक के दरबार में था? अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जानते थे। नवरत्न की जो दरबार में नवरत्नों की जो संख्या थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय ही थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? कालिदास है। इसके अलावा और कौन कौन सी रचना है? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, ये सभी महत्वपूर्ण रचना कालिदास के रहे थे। प्राचीन भारत में अभिलेखों की शुरुआत किस शासक ने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। तो अशोक ने प्राचीन भारत में अभिलेखों की शुरुआत किया था। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, बिंदुसार। अशोक को प्रियदर्शी भी कहा गया है और कलिंग युद्ध के बाद अशोक का नाम एक और रखा गया था, चंडाशोक। क्या रखा था? चंडाशोक। चलिए नेक्स्ट देखिए कि मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में बांटा था? मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में बांटा था? 6 वर्ग, 7 वर्ग, 8 वर्ग, 5 वर्ग, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत समाज को 7 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 7 भागों में। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया था? चोल, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट। कौन? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी? दंती दुर्ग था। ठीक है, कहाँ था? दंती दुर्ग। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, भारत। इसका आंसर बताइए। तक्षशिला विश्वविद्यालय। भारत में महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय में तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और आनंदपुरी विश्वविद्यालय। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय ये सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय जो गुप्त शासक कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिसको पाल शासक ने बनवाया था, और आनंदपुरी भी जो बिहार शरीफ में था, आनंदपुरी विश्वविद्यालय, यह भी बिहार शरीफ पटना में जो था, ये भी पाल शासकों ने ही बनवाया था। तो महत्वपूर्ण ये जो विश्वविद्यालय है ये पाकिस्तान में उस समय, अब के वर्तमान पाकिस्तान में है। धर्म की शुरुआत किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक ने। चलिए अब देखिए बंधुत्व, जाति तथा वर्ग और आरंभिक समाज। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ क्या है? नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति, गौतम स्मृति। सही आंसर इसका होगा मनु स्मृति। महाभारत के आलोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था? आर डी बनर्जी, के पी जायसवाल, वी एस सुखथांकर, पी वी काने। तो इसका सही आंसर होगा वी एस सुखथांकर। इसके साथ ही एक सजेशन जरूर हम देंगे कि जो इसी चैनल में एक प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, अभी से भी आपके पास टाइम है, आप ये 1.5-2 घंटे के वीडियो के बाद थोड़ा सा आप 10 मिनट 15-15 मिनट का वो सब शॉर्ट वीडियो है, तो आप ज़रूर एक बार उसको फाइनल देख लें। हिस्ट्री वाले हो या पॉलिटी वाले या ज्योग्राफी वाले, जो भी हमने करवा रखा है, मैक्सिमम आपको 10 से 12 घंटे लगेंगे फाइनल कंप्लीट करने में, उसे एक बार जरूर कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था? वी एस सुखथांकर ने। महाभारत के किस पर्व में महाभारत युद्ध के कारणों का उल्लेख किया गया है? तो महाभारत में 18 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। महाभारत में श्लोकों की संख्या 1 लाख है। 1 लाख जब पहले इसे जय संहिता के नाम से जानते थे, जब 1 लाख इसमें श्लोक हुआ, जब 1 लाख श्लोक हुआ तब इसका नाम महाभारत रखा गया था। ठीक है, महाभारत के रचनाकार कौन थे? वेद व्यास। लेकिन ऐसे इसके मूलतः जो महाभारत के बारे में कहा जा, तो ये किसमें रचना है इसका? आदि पर्व में। किसमें? आदि पर्व में। कुंती और निषादी लघु कथा के रचनाकार किसने किया था? कुंती और निषादी लघु कथा की रचना किसने किया था? महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी, प्रेमचंद, वी एस सुखथांकर। तो महाश्वेता देवी ने। माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस राजवंश में हुई थी? तो एक सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ये ऐसी परंपरा मातृ सत्यात्मक सातवाहन के समय हुआ था। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये सभी माताओं के नाम पे थे। द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा जाता था? द्विज किसे कहते थे?
द्विज कौन सा वर्ण था? प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, प्रथम 3 वर्णों का, सभी वर्णों का। तो प्रथम 3 वर्णों को द्विज कहा जाता था। द्विज के अंतर्गत आते थे प्रथम 3 वर्ण। पुराणों की संख्या कितने थे? तो पुराणों की संख्या 18 थे। अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो अर्जुन का। कर्ण की माँ कौन थी? कुंती। अर्जुन किसके शिष्य थे? तो द्रोणाचार्य के। मनुस्मृति के रचना कौन थे? तो मनु। और किस वंश में राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाला हो चुका था? किस वंश में राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे? किस वंश में राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे? सातवाहन वंश में। कहाँ पे था ये? आंध्र के इलाकों में सातवाहन वंश आया था। कहाँ पे? सातवाहन वंश में। सातवाहन वंश में। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, रामायण, महाभारत। पुरुष सूक्त जो है ये आपको मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और 10वें मंडल को पुरुष सूक्त कहते हैं। किस मंडल को? 10वें मंडल को पुरुष सूक्त कहा जाता है। किसको क्या कहा जाता है? पुरुष सूक्त। आश्रम व्यवस्था कितने प्रकार के आश्रमों में है? 2, 4, 6, 8। तो आश्रम व्यवस्था 4 आश्रमों में है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 25-25 वर्ष की ये अवस्था है। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? शाही संप्रभुता के लिए, व्यापार के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो शाही संप्रभुता के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता था। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? पांडवों ने जीता था। किसने? पांडवों ने। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे। गंगापुत्र किसे कहा जाता था? गंगापुत्र भीष्म को कहते थे। किसको कहते थे? भीष्म को। भीष्म को कहते थे। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक महाभारत का युद्ध चला? 18 दिनों तक। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत भाषा में। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत को लिखा था। जाति का लक्षण नहीं है अंतर्विवाह, श्रम विभाजन, साम्या यानी इक्विटी, अनुवांशिकता। जाति के ये सभी लक्षण है अंतर्विवाह, श्रम विभाजन और अनुवांशिकता। साम्या ये आपके जाति के लक्षण में नहीं आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए कि भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था। कौन से शब्द का? भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास में इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव का किया जाने लगा। ब्राह्मणों के लिए, बौद्धों के लिए, जैनियों के लिए, विदेशियों के लिए। तो भवन शब्द जो का मूल जो शब्द था ये विदेशियों के लिए बाद में किया जाने लगा। किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति के रूप में परिवर्तित हो गई थी? उत्तर वैदिक काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्य काल। जाति व्यवस्था जो वंशानुगत जाति में परिवर्तित हुआ था ये उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि ये पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता हो चुका था और यहाँ पे आकर वंशानुगत जाति व्यवस्था कर दिया गया था। गोत्र किसका सूचक है? गोत्र किसका सूचक है? प्रत्येक उपजाति में एक सामान्य पूर्वज होते हैं। व्यवसायिक उपजातियां हैं, उपजातियों का समान निवास है, एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र है। तो प्रत्येक उपजाति में एक सामान्य पूर्वज होते थे जिसे गोत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोत्र। निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य में विशेषकर महाकाव्य और पुराणों में हुआ है? तो ये आंध्र, पुलिंद और सवर। आंध्र, पुलिंद और सवर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार कहाँ मिला है? वर्णालंकार ब्राह्मणों में, उपनिषदों में, धर्मसूत्रों में, स्मृतियों में। तो वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहले स्मृतियों में मिला है। कहाँ मिला है? स्मृतियों में। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ था? 37 वर्ष, 36 वर्ष, 35 वर्ष, 34 वर्ष। तो 37 वर्षों में। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह होता था? अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, ब्रह्म विवाह, राक्षस विवाह। तो अंतर्विवाह इसे कहते थे, गोत्र के अंदर शादी करना। क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? हाँ नहीं दोनों, कोई गणना नहीं था। हाँ ये सही होगा। सातवाहन राजा और रानियों की आकृतियों में प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण हुए हैं? सातवाहन राजा और रानियों की आकृतियाँ प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण हुए? राजमहलों में, मंदिरों में, गुफा की दीवारों में, स्तंभ अभिलेखों में। तो गुफा की दीवारों में। कहाँ पे मिले हैं? गुफा की दीवारों में मिले हैं। द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसने बनाया था? तो एकलव्य, अर्जुन को। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो 8 प्रकार के शादी का उल्लेख है, जिसमें से 4 प्रकार की शादियां मान्य हैं और 4 प्रकार की शादियां अमान्य हैं। चलिए देखिए यहाँ पे महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो भीष्म को। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है? तो 102वें महापर्व में। ठीक है, 102वें महापर्व में। अंबा और अंबालिका किसकी पत्नियां थी? तो ये पत्नियां थी विचित्रवीर्य के। महर्षि व्यास के द्वारा उत्पन्न संतान कौन थे? पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर, ये सभी। तो ये सभी थे। घटोत्कच किसका पुत्र था? तो भीम का। और भीम और हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह हुआ था? तो गंधर्व विवाह। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी पत्नी थी इन सभी का, 5 भाई का। और ये आगे चलिए देखिए यहाँ पे कि कर्मणे वाधिका रास्ते माँ फलेषु कदाचन, भगवत गीता में ये किस अध्याय में वर्णित है? भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन के उपदेश में कर्मणे वाधिका रास्ते माँ फलेषु कदाचन, ये किस में है? तो द्वितीय अध्याय में ये वर्णित है। किस में है? द्वितीय अध्याय में।
श्रीमद् भागवत गीता का महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया था? महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इन सभी ने श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर विचार डाला था। ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह के संबंध किस वंश के साथ रखा था? शक, पहलव, कुषाण, हून। तो इसका सही आंसर होगा शक के साथ। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? आदि पर्व, भीष्म पर्व, शांति पर्व, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा शांति पर्व। किसमें? शांति पर्व में। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्र का। चांडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें हिंदू परंपरा के आधार पे मोक्ष प्राप्ति का साधन, हिंदू परंपरा के आधार पे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या था? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, इनमें से सभी। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग तीनों से था। प्रमुख चिंतक सुकरात, प्लूटो और अरस्तु का उद्भव कहाँ हुआ था? चीन, यूनान, भारत, इनमें से कहीं नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान में। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में किसने संप्रदाय का चिंतन परंपराओं में उल्लेख किया था? 62, 63, 64, 65। तो यहाँ पे 64 संप्रदायों और चिंतन परंपराओं का उल्लेख प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर के पहले कितने शिक्षक हो चुके थे जो तीर्थंकर कहा जाता था? तो इनसे पहले 23 हो चुके थे। महावीर 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ। तो ऋषभदेव। और 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था? पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था? पार्श्वनाथ। चलिए नेक्स्ट देखिए। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कहाँ के सभा में विभक्त हुआ था? जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय कहाँ की सभा में विभक्त हुआ था? पाटलिपुत्र, राजगिरी, वैशाली, बल्लभी। तो इसका आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र। बल्लभी कहाँ है? तो बल्लभी गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। महावीर स्वामी के ऋग्वेद में आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? अग्नि, इंद्र, प्रजापति, वरुण। तो इसके प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? त्रिशला, महामाया, यशोधरा, अनुज्या। महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था। क्या नाम था? त्रिशला था। किसे विष्णु का अवतार माना जाता था? तो महात्मा बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया और इन्हें भगवान विष्णु से संबंधित 9वें अवतार के रूप में महात्मा बुद्ध को मान लिया गया। किस मंदिर में शेषनाग पर लेटी हुई विष्णु की प्रतिमा है? किस मंदिर में? कैलाशनाथ मंदिर, देवगढ़ मंदिर, एरण्य मंदिर, तिगवा मंदिर। तो देवगढ़ मंदिर में। देवगढ़ मंदिर कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर भी इसे कहते हैं। हम लोग ये सब क्वेश्चन को कर चुके हैं पहले भी, लेकिन इसका फाइनल आप समरी देख लीजिए। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ किया था? गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ किया था? बनारस, सारनाथ, राजगिरी, पाटलिपुत्र। तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में किया था। सारनाथ कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। अंतिम बौद्ध संगति किसके समय हुई थी? बिंबिसार, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन। तो कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति हुई है। ऐसे 5वीं बौद्ध संगति हर्षवर्धन के समय हेंसवांग के देखरेख में हुई थी। बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या है? स्तूप, चैत्य, विहार, इनमें से कोई नहीं। स्तूप जो है ये बौद्धों का सबसे पवित्र स्थल है। पवित्र स्थल स्तूप। बौद्धों और भिक्षुओं के निवास के लिए किसका निर्माण करवाया था? स्तूपों का, चैत्यों का, विहारों का, सरायों का। तो इसका आंसर क्या होगा? विहारों का। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, श्रीनगर में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ये सब कर चुके हैं, इसलिए 4 ऑप्शन पे डिस्कस करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट चलिए देखिए। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी को एक और नाम से जानते हैं, फल्गु के नाम से। किस नाम से? फल्गु के नाम से निरंजना को जाना जाता है। कहाँ बहती है ये? गया और बोधगया में बहती है। इसी पे बिहार सरकार ने हाल ही में रबर डैम बनाया है। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? माया देवी, गौतमी, प्रियदर्शना, त्रिशला। गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी था। क्या था? माया देवी था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 बीसी में। 563 बीसी में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 बीसी में। तो गौतम बुद्ध कितने वर्षों तक जीवित रहे थे? तो 80 वर्ष तक। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुई थी। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट देखिए। चौथी बौद्ध परिषद किस शासनकाल में हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। स्तूप का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक साहित्य क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक मतलब ज्ञान की टोकरी। पिटक मतलब ज्ञान की टोकरी। पिटक मतलब ज्ञान की टोकरी। और ये त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से। और रत्न अगर पूछेगा तब जैन धर्म से। त्रिरत्न अगर पूछे तो जैन धर्म से। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ से? बताइए। बोधगया में। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध था जैन धर्म से। और हीनयान महायान संप्रदाय किस धर्म से थे? बौद्ध धर्म से। किस संगति में हीनयान और महायान अलग हुए थे? तो चौथी बौद्ध संगति में। कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति में, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष था। चलिए नेक्स्ट देखिए।
तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो ये तलवंडी कहाँ है? अब वर्तमान पाकिस्तान में। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म तलवंडी में ही हुआ था। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक की रचना हुई महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व, महात्मा बुद्ध के निर्वाण के पूर्व, महात्मा बुद्ध के जीवन काल में। महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद पिटक की रचना हुई थी। सूत पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। सूत विभंग और खंड का परिवार, सूत विभग खंड का और परिवार, ये 3 भाग हैं। किसके भाग हैं? विनय पिटक, सूत पिटक, अधिधम्म पिटक, इनमें से कोई नहीं। तो सूत विभग और खंड का और परिवार ये विनय पिटक के भाग हैं। किसके भाग हैं? विनय पिटक के। निम्न में से किस वेद में 10 मंडल है, 128 सूक्त है, 10,580 ऋचाएँ हैं? तो ये सभी किसमें है? ऋग्वेद में है। किसमें है? ऋग्वेद में है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे 34 नंबर। महावीर ने पारस्वनाथ के सिद्धांतों को जोड़ा था। महावीर ने पारस्वनाथ के सिद्धांतों में क्या नया सिद्धांत को जोड़ा था? तो हम लोग कर चुके हैं इसको, ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को जोड़ा था। कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुको उपनिषद, श्वेतांबर उपनिषद। तो इसका सही आंसर होगा श्वेतांबर उपनिषद। आत्मा का पुनर्जन्म का मुख्य विषय क्या है? ऐत्रेय उपनिषद, कौशिकी उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, काण्वोको उपनिषद। तो कौशिकी उपनिषद आत्मा के पुनर्जन्म का मुख्य विषय है। भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान किससे संबंधित नहीं था? सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक चरित्र और सम्यक स्मृति। भगवान बुद्ध ने 8 मार्ग को बताए थे, जिसमें सम्यक चरित्र जो था यह अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत नहीं था। प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो पाली थी। बुद्ध के उपदेशों का संकलन बुद्ध के चरित्र, सूत पिटक, अधिधम्म पिटक और विनय पिटक। बुद्ध के उपदेशों का संकलन सूत पिटक में हुआ है। किसमें हुआ है? सूत पिटक में हुआ है। चलिए आगे देखिए, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या था? धर्मचक्र परिवर्तन था। क्या था? धर्मचक्र परिवर्तन था। बुद्ध के द्वारा सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या था? धर्मचक्र परिवर्तन था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, कुशीनगर, गया। तो कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में। बौद्ध मत और जैन मत का उदय कब हुआ था? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 2री शताब्दी ईसा पूर्व, 1ली शताब्दी ईसा पूर्व। जब महाजनपद का काल का उदय हो रहा था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तो बौद्ध और जैन मत का भी उदय हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है? सूत पिटक, अधिधम्म पिटक, विनय पिटक, इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख है? तो अधिधम्म पिटक, अधिधम्म पिटक। और भगवान बुद्ध के उपदेशों का चर्चा है किसमें? सूत पिटक में। और अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का अधिधम्म पिटक में। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपद मौजूद होने का जिक्र उल्लेख मिलता है? तो बुद्ध के समय बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों के होने का उल्लेख मिलता था? 8, 16, 6, 10। तो 6। लेकिन अंगुत्तर निकाय में कितने जनपद? 16 महाजनपद का जिक्र है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है, निम्न में से कौन उनमें शामिल नहीं था? अब यहाँ पे देखिए कि 6 महानगर में से कौन शामिल नहीं था? राजगिरी और चंपा। चंपा कहाँ की राजधानी थी? अंग की। काशी, श्रीवस्ती, साकेत और कौशाम्बी, उज्जैनी और तोसली। काशी और श्रीवस्ती का जिक्र महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ये 6 महानगरों के संदर्भ में आता है। इनमें से काशी और श्रीवस्ती नहीं शामिल था। श्रीवस्ती में महात्मा बुद्ध सर्वाधिक जीवन तक अपने जीवन को व्यतीत किए थे। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, प्रकृति, लक्ष्मी और शिव। तो ऋग्वैदिक कालीन लोग प्रकृति की पूजा करते थे। उत्तर वैदिक काल के अंत में किसकी पूजा होने लगी थी? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गायत्री, लक्ष्मी, पार्वती। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जो पूजा हुई थी ये उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई थी। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? कालिदास, अश्वघोष, बाणभट्ट, चाणक्य। बुद्ध चरित्र जो रचना था ये अश्वघोष का था। किसका था? अश्वघोष का। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विदिशा, रायसेन, सागर, भोपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायसेन में। निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारीपुत्र, गौदरलायन, इनमें से सभी। तो इनमें से गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे ये सभी इनमें से शिष्य थे, सभी इनमें से शिष्य थे। चलिए नेक्स्ट देखिए कि कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। संलेखन या काया क्लेश द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो इसका सही आंसर होगा काया क्लेश देकर मौत हो जाना, ये जैन धर्म में है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य, और उसने श्रवण बेलगोला में जाकर संलेखन प्रक्रिया के तहत ही अन्न जल त्याग कर ही, जिसे संलेखन प्रक्रिया कहते हैं, उसने श्रवण बेलगोला में अपनी प्राण को त्यागा था। एक जैन धर्म से संबंधित वहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति भी है। कहाँ पे? श्रवण बेलगोला में। नाथ मुनि का संबंध है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से। तो ये नाथ मूर्ति का संबंध है वैष्णव धर्म से। कालिदास, भवभूति, सुबंधु, बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। कालिदास, भवभूति, सुबंधु और बाणभट्ट ये सभी शैव धर्म के अनुयायी थे। अय्यार और सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव मत से, वैष्णव मत से।
तो ये लोगों का संबंध है शैव मत से। किससे? शैव मत से। भवभूति की मालती माधव किस संप्रदाय का उल्लेख है? भवभूति की मालती माधव में कश्मीर शैव, लिंगायत, कपालिक, पाशुपत। तो भवभूति के मालती माधव में कपालिक संप्रदाय का उल्लेख है। किसका? कपालिक संप्रदाय का उल्लेख है। बाणभट्ट की कादम्बरी ग्रंथ किन संप्रदायों का उल्लेख है? बाणभट्ट के कादम्बरी में किन संप्रदायों का उल्लेख है? कश्मीरी शैव, लिंगायत, कपालिक, कश्मीरी शैव, लिंगायत, कपालिक, पाशुपत। बताइए कौन सा इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा पाशुपत। कौन इसका आंसर होगा? पाशुपत। वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? कबीर, गुरु नानक, बासबन्ना, कराईकाल। तो लिंगायत संप्रदाय, लिंगायत आंदोलन जो था ये वीरशैव से था और बासबन्ना इसके जनक थे। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? तो 100, 50,000, 64,000, 84,000। तो बौद्ध परंपरा ने अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। कितने स्तूप? 84,000। ही न्यायन पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो बौद्ध धर्म की पुस्तकें जो है वो पाली भाषा से है। तो ये इसका संबंध क्या होगा? पाली भाषा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलवन में, वैशाली में। बौद्ध के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ, हम लोग कर चुके हैं। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में अशोक के समय। ठीक है, आगे देखिए यूक्लिड कौन था? यूक्लिड कौन था? यूक्लिड रोमन दार्शनिक, रोमन यात्री, यूनानी गणितज्ञ, यूनानी इतिहासकार। यूक्लिड कौन था? यूक्लिड एक यूनानी गणितज्ञ था। यूक्लिड कौन था? यूनानी गणितज्ञ था। नसरुद्दीन नामक धर्मोपदेश का प्रवचन से कौन इतना प्रभावित हो गया कि 1,00,000 मुद्रा और 200 दास दे दिए? नसरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से कौन इतना प्रसन्न हो गया कि 1,00,000 मुद्रा और 200 दास दे दिए थे? अलबरूनी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बतूता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। हेनस्वांग किस देश का यात्री था? यूनान, इटली, चीन, मोरक्को। तो हेनस्वांग का संबंध है कहाँ से? हेनस्वांग का संबंध है यूनान से। हेनस्वांग का संबंध कहाँ से है? हेनस्वांग का संबंध है किस देश का यात्री था? चीन का। कहाँ का? चीन का। यूनान का कौन था? यूनान का मेगास्थनीज था। और डेमोलिक। मौर्य काल के प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मौर्य काल के प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? रॉबर्ट सीवेल, मेगास्थनीज, अलबरूनी, फ्रांसिस बर्नियर। मेगास्थनीज। किताबुल ए हिंद किसकी रचना है? अलबरूनी, इब्न बतूता, अबुल रज्जाक, मार्को पोलो। तो किताबुल ए हिंद अलबरूनी की रचना है। किसकी? अलबरूनी की। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तन किया था? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर। सही आंसर इसका होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को परिवर्तित किया था। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, महमूद गौरी, बाबर। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मिस्र, पुर्तगाल, मोरक्को, फ्रांस। इब्न बतूता मोरक्को का था। कहाँ का था? मोरक्को का था। ये सब याद रखिएगा। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो ये निवासी था मोरक्को का। इब्न बतूता अपनी यात्रा विवरण किस भाषा में लिखा था? फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, अरबी। तो इसने लिखा था अरबी भाषा में अपनी यात्रा वृतांत को। किस भाषा में? अरबी भाषा में। गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? इत्सिंग, फाहियान, हेनस्वांग, इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त काल में कौन आया था? फाहियान आया था। कौन आया था? फाहियान आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। वास्को डी गामा का कब भारत पहुंचा था? वास्को डी गामा भारत पहुंचा था 17 मई 1498 को। 17 मई 1498 को। अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अलबरूनी का जन्म ख्वारिज़म में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। भारत में जिन भाषाओं का ग्रंथ अरबी भाषा में हुए उसके अनुवाद में अलबरूनी भारत की जिन तीन भाषाओं के ग्रंथों में अरबी भाषा में हुए उसके अनुवादों से अलबरूनी परिचित था। वह कौन कौन सी भाषा था? संस्कृत, पाली, प्राकृत। हिंदी, संस्कृत, तमिल, हिंदू, उर्दू, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम। सही इसका आंसर होगा संस्कृत, पाली और प्राकृत। संस्कृत, पाली और प्राकृत। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा किया था वह स्थान कहाँ से था? मार्को पोलो कहाँ से चला था? तो वेनिस से चला था। कहाँ चला था? वेनिस से चला था। इटली का था। ये कहाँ का था? इटली का था मार्को पोलो। किसके साम्राज्य में आया था? तो विजयनगर साम्राज्य में आया था। किसके साम्राज्य में? विजयनगर साम्राज्य में। कब आया था? तो कृष्णदेवराय के शासन के समय। कृष्णदेवराय के शासन के समय। अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत के जिन दो चीज़ों को असामान्य माना था वो क्या था? नारियल और पान। नारियल और पान। ठीक है। अलबरूनी के भारत में जिस शताब्दी में आया था वह था 11वीं, 10वीं, 14वीं, 17वीं। तो वह था 11वीं शताब्दी। अलबरूनी जब भारत में आया था तो वह 11वीं शताब्दी था। इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह कौन सी शताब्दी था? 14वीं शताब्दी। फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या था? फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या था? पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन। पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड। तो फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था वह था फ्रांस। क्या था? फ्रांस। इब्न बतूता के अनुसार उसके मुल्तान से दिल्ली तक यात्रा कितने दिन लगे थे? तो मुल्तान से दिल्ली 40 दिन, 50 दिन, 10 दिन, 60 दिन। तो उसे लगे थे 40 दिन।
मोहम्मद बिन तुगलक के दिल्ली के काजी किसे नियुक्त किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया था? अल बरूनी, इबन बतूता, बर्नियर, अब्दुल रज्जाक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इबन बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मध्य एशिया के रास्ते इबन बतूता 1333 में स्थल मार्ग से कहाँ पहुंचा था? सिंध, मुल्तान, लाहौर, पानीपत। तो सिंध, कहाँ? सिंध में। मेगास्थनीज कौन था? यात्री था। किताबुल रहेला एक यात्रा वृत्तांत है, किसने लिखा था? तो इबन बतूता ने लिखा था। किताबुल रहेला इबन बतूता। भारतीय डाक व्यवस्था के वर्णन क्या यात्रा वृत्तांत कौन किया था? भारतीय डाक व्यवस्था का वर्णन अपनी यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? कौन किया था बताइए? अल बरूनी, इबन बतूता, वर्नियर, अब्दुल रज्जाक। तो ये किया था इबन बतूता। कौन किया था? इबन बतूता। मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्रांच निरंकुशवाद सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? फिर से क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो वर्नियर के आधार पर। अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उससे प्रेरणा लिया? अल बरूनी, इबन बतूता, बर्नियर, इनमें से सभी। तो अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उससे प्रेरणा लिया था? तो इबन बतूता के यात्रा वृत्तांत को। अपनी आंखों के सामने सती प्रथा को दृश्य देखकर कौन सा विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? अल बरूनी, अब्दुल रज्जाक, इबन बतूता, बर्नियर। इबन बतूता। कौन? इबन बतूता। लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की लाहौर में 12 वर्षीय एक बालिका की जबरदस्ती सती बनाए जाने के मार्मिक घटना को आंखों देखा हाल किस यात्री ने विदेशी यात्री ने बताया था? तो वर्नियर ने। किसने? वर्नियर ने। मोहम्मद इब्न जूजिये ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसकी यात्रा वृत्तांत लिखा था? इबन बतूता। किस नगर का अथवा किस किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? ग्वालियर किले का, उज्जैन किले का, लाहौर किले का, पटना किले का। सभी अधिकांशतः यात्रा वृत्तांत में ग्वालियर किले का जिक्र किया गया है। भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्रियों ने किया था? भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? अल बरूनी, इबन बतूता, बर्नियर, टर्वेनियर। तो इसका सही आंसर होगा अल बरूनी। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? जैसे अल बरूनी, मार्को पोलो, बर्नियर, इबन बतूता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मार्को पोलो को। मध्ययुगीन यात्रियों में यात्रियों का सरताज मार्को पोलो और प्राचीन यात्रियों के सरताज कहा जाता था हेनस्वांग को। चीनी यात्री हेनस्वांग, इत्सिंग और फाहियान ये सभी चीन से थे। जैसे घोंसले पक्षी को छोड़ता है उसी तरह से यात्री ने यात्रा पर जाने से अपने घर को छोड़ा है, ये किसने कहा था? जैसे घोंसले पक्षी को छोड़ता है उसी तरह से किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा। अल बरूनी, मार्को पोलो, बर्नियर, इबन बतूता। यह स्टेटमेंट इबन बतूता का था। किसका था? इबन बतूता का था। यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? अभी तो कहते हैं हेनस्वांग को। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां के दरबार, जहांगीर के दरबार में। कब? 1608 ईस्वी में। कब? 1608 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी 1526, 1206, 1326, 1426। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी से। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन रहता है। फिर 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलते हुए मर जाता है और इसके बाद इल्तुतमिश शासक बनता है। यहाँ दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए थे। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए थे, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। सबसे जो अंतिम वंश जो था वो कौन था? लोदी वंश था, जिसे हराकर मुगल वंश का स्थापना या नींव रखा गया था। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? हेनस्वांग, इबन बतूता, मार्को पोलो, फाहियान। तो सही इसका आंसर होगा फाहियान। कौन सा? फाहियान। चलिए नेक्स्ट देखिए कि भक्ति सूफी परंपराएं। भक्ति सूफी परंपराएं को जरा देखिए। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली यमुना नदी के किनारे। लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, कश्मीर। कहाँ हुआ था? कर्नाटक। 12वीं शताब्दी आते आते जगन्नाथ की पूजा किस देवता के रूप में की जाने लगी? शिव, राम, विष्णु, गणेश। तो जगन्नाथ की पूजा विष्णु के रूप में किया जाने लगा। दक्षिण भारत में अलवार और नैनार 2 संत हुए थे। तो अलवार ने अपने आराध्य देव किसे माना था? तो अलवार विष्णु के फॉलोअर थे और दक्षिण भारत में नैनार जो थे वह शिव के उपासक थे। किसके उपासक? शिव के उपासक। तो अलवार और नैनार ये दक्षिण भारत के 2 प्रमुख संत विचारधारा के लोग थे। किस शताब्दी के आसपास में इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिले का गठन होने लगा? सूफी सिलसिले का गठन होने लगा 11वीं, 12वीं, 11वीं, 12वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं। तो सूफी सिलसिले का प्रारंभ 12वीं में होने लगा था। 12वीं में मीराबाई किसे अपना एकमात्र पति स्वीकार किया था? तो विष्णु के अवतार कृष्ण को। विष्णु के अवतार कृष्ण को। ख्वाजा मोइनुद्दीन का दरगाह आने वाला पहला सुल्तान कौन था? ख्वाजा मोइनुद्दीन के दरगाह पे आने वाला पहला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं।
बताइए क्या इसका आंसर होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन के दरगाह पे मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था। अकबर अजमेर के दरगाह जो ख्वाजा मोइनुद्दीन का दरगाह है कितनी बार आया, 10 बार, 12 बार, 14 बार, 15 बार। तो अकबर अजमेर की दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन के दरगाह से जो जाना जाता है 14 बार अकबर का जाना हुआ था। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे, तेग बहादुर, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो सिख में 10 गुरु हुए थे और जिसमें से जो प्रथम गुरु हुए थे गुरु नानक ने सिख धर्म को स्थापित किया था। खालसा पंथ का गठन किसने किया था, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव। खालसा पंथ का संबंध है लड़ाकू से, जो सिखों को लड़ाकू बनाए थे, इनका संबंध है सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, पटना साहिब में 4 वर्षों तक ये पटना में रहे थे। आदि ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था, गुरु नानक साहब का जो वाणी जो था, जो उनके द्वारा प्रवचन कहे थे, उसी का संकलन किया गया था आदि ग्रंथ में। आदि ग्रंथ का जो संकलन किए थे गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। बहुत ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछे ही जाते हैं। और ये इतिहास जो आपका आज का जो इतिहास है यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें से क्वेश्चन मैच करेगा ही करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं कि क्वेश्चन मैच नहीं करने जा रहा है। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं यहाँ पे कि आदि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। रामानंद के शिष्य कौन थे, तो रामानंद के 10 शिष्य हुए थे, रैदास, कबीर, धन्ना, ये सभी जो थे रामानंद के शिष्य थे। तलवंडी में किसका, रामानंद का संबंध कहाँ से था, उत्तर भारत से था, उत्तर भारत से था। और रामानंद परंपरा को इन्होंने जागृत किया और भगवान राम के जो उपासक के रूप में इन्हें जाना जाता है। तलवंडी किसका जन्म स्थान है, कबीर, नानक, रैदास, मीरा। तलवंडी नानक का। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, दिल्ली, वाराणसी, मथुरा, हैदराबाद। संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। कबीर निर्गुणवादी परंपरा के थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अजमेर। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है, अजमेर में। अभी हम लोगों ने किया था। गुरु नानक का संबंध है सिख धर्म से। दक्कन में चोल शक्तिशाली बने थे 2री से 8वीं शताब्दी, 9वीं से 13वीं शताब्दी, 15 से 17वीं शताब्दी, इनमें से कोई नहीं। दक्कन में चोल के शक्तिशाली बनने के कारण था 9वीं से 13वीं शताब्दी। बास बन्ना ने नए आंदोलन के चालक थे। बास बन्ना ब्राह्मण आंदोलन के चालक थे। 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम में धर्मावलंबी बड़ी संख्या में आए थे, वह कौन से लोग थे। 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम धर्मावलंबी बड़ी संख्या में आए थे, वो कौन थे, मुगल, तुर्क, सूफी, अफगान। सही इसका आंसर होगा तुर्क लोग बड़ी संख्या में नवीन तत्व के रूप में इस्लाम धर्मावलंबी बनकर भारत आए थे। प्रथम सहस्त्राब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत आए थे, प्रथम यानी फर्स्ट सेंचुरी में जो व्यापारी समुद्र, इस्लाम में जिस शब्द का उदय हुआ था, इस्लाम का जिस शताब्दी में उदय हुआ था, 7वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, प्रथम शताब्दी, 10वीं शताब्दी, तो आंसर होगा इसका 7वीं शताब्दी। बीजक में किसके उपदेश का संग्रहित है, तो बीजक कबीर के उपदेश का संग्रह है। साखी, शबद और रैमनी, साखी, शबद और रैमनी। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे, बताइए। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती, सुहारवर्दी, कादरी, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो निजामुद्दीन औलिया जो संबंधित थे ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। किससे, चिश्ती से। कबीर के शिष्य थे रामानंद, नानक, रामानंद, शंकराचार्य। तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। कराइकल अमायर नामक महिला किसकी भक्त थी, शिव, विष्णु, राम, कृष्ण। कराइकल शिव की भक्त थी। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी, मीरा, अंडाल, कराइकल, इनमें से कोई नहीं। मीरा जो मानती थी वो कृष्ण को अपना पति मानती थी, और अंडाल जो थी ये महिला धर्मावलंबी थी जो विष्णु को अपने पति के रूप में स्वीकार की थी। शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया, जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, इनमें से सभी। तो जहां आरा ने। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहते थे, किसे कहा जाता था पुष्टि मार्ग का, कबीर, वल्लभाचार्य, नानक, रैदास। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य को। महाराष्ट्र के संत कौन थे, तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, इनमें से सभी। तो महाराष्ट्र के संत थे तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, ये सभी महाराष्ट्र के संत थे। निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी, अंडाल, कराइकल, रूबिका, मीराबाई। तो महिला जो रहस्यवादी संत थी उनका नाम क्या था, राबिया। क्या नाम था, राबिया। बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था, निजामुद्दीन औलिया, फरीउद्दीन गंज ए शंकर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मोइनुद्दीन चिश्ती। तो फरीउद्दीन गंज ए शक्कर के साथ बलबन की पुत्री का विवाह हुआ था। राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था, चिश्ती, सुहारवर्दी, कादरी, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कादरी। राजकुमार दारा का संबंध किससे था, कादरी से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के अजमेर स्थित दरगाह पर कौन सा सुल्तान सबसे पहले गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ये हम लोग कर भी चुके हैं। सूफी मत फिरदौसी शाखा निम्न में से कौन सी सबसे अधिक पनपी थी, बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली, बिहार। तो सूफी मत के फिरदौसी शाखा निम्न में से सबसे अधिक कहाँ पनपी थी, तो ये बिहार में पनपी थी। ब्लैक। चलिए एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के बारे में देख लेते हैं। विजयनगर से संबंधित वंश है
सुलभ, तुलव और संगम तीनों। इसके साथ एक और वंश भी है आरवीडू वंश। आरवीडू वंश भी रिलेटेड है विजयनगर साम्राज्य से। तो ये इनमें से सभी इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी? तो विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी? तो नाम था पंपा देवी। क्या नाम था? पंपा देवी। चलिए आगे देखिए कि कृष्णा स्वामी मंदिर के निर्माता कौन थे? कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर। कृष्णदेवराय थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण कर उसे लूटा गया था? 560, 562, 565, 568। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 565 में, जिसे तालिकोटा का युद्ध कहते हैं। हम्पी का खोज किसने किया था? कॉलिन मैकेंजी, कॉलिन वुड, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल। कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी का खोज किया था। कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी का खोज किया था। चलिए आगे, हम्पी के भग्नावशेष कब प्रकाश में लाए गए थे? 1795, 1800, 1795, 1800, 1805, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, हम्पी के भग्नावशेष जो प्रकाश में आए थे वह 1800 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1800 ईस्वी में आए थे। कृष्णदेवराय किस वंश का शासक था? संगम, सुलभ, तुलव, इनमें से कोई नहीं। तो कृष्णदेवराय तुलव वंश का शासक था। किस वंश का शासक था कृष्णदेवराय? तुलव वंश का। विजयनगर की यात्रा करने के वाला अब्दुल रज्जाक कहाँ का राजदूत था? विजयनगर का यात्रा करने वाला अब्दुल रज्जाक कहाँ का दूत था? चीन, तुर्की, ईरान, मोरक्को। ईरान का। अब्दुल रज्जाक कहाँ का था? ईरान का था। विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था? मैदूर, वारंगल, मालाबार, रायचूर, दोआब। सही आंसर इसका होगा रायचूर, दोआब। इटली यात्री निकोलो काउंटी किस शासक के समय विजयनगर आया था? दो दूत याद रखिएगा, एक इटली यात्री निकोलो काउंटी और एक फारसी दूत अब्दुल रज्जाक। ये किसके शासक काल में विजयनगर आया था? तो दोनों का आंसर सेम होगा, देवराय द्वितीय के। देवराय द्वितीय। निकोलो काउंटी और अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में? देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, बहमनी राज्य की राजधानी कहाँ था? बहमनी की राजधानी कहाँ था? बहमनी की राजधानी बीदर था। बहमनी की राजधानी बीदर था। तालिकोटा और राक्षसी तगड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1560, 1565, 1556, 1511, 1565 में, और इसी में विजयनगर साम्राज्य को लूटा गया था। विजयनगर के राजाओं ने मंदिरों के निर्माण किस शैली में करवाया? विजयनगर दक्षिण भारत से संबंधित है, तो इसका शैली क्या होगा? द्रविड़ शैली में होगा। विजयनगर के राजा को क्या कहते थे? अश्वपति, गजपति, नरपति, पशुपति। विजयनगर के राजा को गजपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गजपति। नगलपुरम नामक उपनगर किसने बसाया था? कृष्णदेवराय, हरिहर ने, हरिहर द्वितीय ने, इनमें से कोई नहीं। तो नगलपुरम ने कृष्णदेवराय ने बसाया था। यूनेस्को ने किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल को घोषित किया? तो 1986 में। कब घोषित किया? 1986 में। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का, देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय, सदाशिव। तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। चलिए आगे देखिए कि विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? वीर नरसिंह, कृष्णदेवराय, अच्युत राय, सदाशिव। तो इसका आंसर होगा कृष्णदेवराय। कौन होगा? कृष्णदेवराय। गोपुरम शब्द मंदिर से रिलेटेड है। गोपुरम हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित था? तो हम्पी साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था। किस साम्राज्य से संबंधित था? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई को क्या कहते थे? चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? क्या कहते थे इसे? चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई को उर कहा जाता था। क्या कहते थे? उर कहते थे। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया 1336, 1236, 1136, 1436। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया था। विजयनगर शासकों को जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम क्या था? गजपति, राजपति, अश्वपति, राष्ट्रपति। तो गजपति। जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के जो शासक थे विजयनगर साम्राज्य के समय, उनका नाम गजपति था। हायसेलों के राज्य के विकास हुआ था केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो कर्नाटक में। विजयनगर के शासकों ने अपने अपने को क्या कहा था? राव, राज, सामंत, राय। अपने को राय टाइटल से विजयनगर साम्राज्य ने जोड़ा था। चलिए आगे देखिए, जो विजयनगर साम्राज्य से और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए, विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? सुलव, कनौ, संगम, सुलव, कनौ, संगम, आरवीदू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगम वंश। कौन सा वंश? संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी उसका नाम क्या था? चंद्रगिरी, पनुकोंडा, त्रिवेंद्रम, इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगिरी। यवन शब्द जिस भाषा का है उसे क्या कहते हैं? हिंदी, हिंदवी, संस्कृत, अपभ्रंश। यवन शब्द संस्कृत का शब्द है। मान्यता के अनुसार अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ है वह कौन सा शब्द है? समर। फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक कालीकट जिस शताब्दी में भेजा गया था वह कौन सी शताब्दी थी? 15वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी। तो फारस शासक अब्दुल रज्जाक 15वीं शताब्दी में भारत आया था। यात्री बारबोसा का संबंध बताइए कि कौन से देश से था?
यात्री बारबोसा फ्रांस, पुर्तगाल, नीदरलैंड, इंग्लैंड। यात्री बारबोसा का संबंध कहाँ से था? पुर्तगाल से था। कहाँ से? पुर्तगाल से था। राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सबसे सर्वाधिक उपयुक्त था? तो गोपुरम। क्या था? गोपुरम। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347, 1247, 1347, 1247, 1447, 1547। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1347 में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी, बेलूर, चिदम्बरम, श्रीरंगम। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है हम्पी में। कहाँ पे? हम्पी में। आयंगर शब्द संबंधित है, महत्वपूर्ण है ये। आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित था? मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से, दिल्ली सल्तनत से। तो आयंगर विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था। किन शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय, अच्युत राय, सदाशिवम। अष्टदिग्गज जो रहते थे कृष्णदेव के राय के दरबार में रहते थे। कहाँ पे? अष्टदिग्गज रहते थे कृष्णदेव राय के दरबार में। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंश ने शासन किया था? 4, संगम, तुलव, सुलभ और आरवीडू। किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में 3 समुद्रों को पार कर यात्रा लिखकर भारत रूस की मैत्री का आधार तैयार किया था? तो भारत और रूस की मैत्री को तैयार किया था अफनासी निकितन। अफनासी निकितन, ध्यान रखिएगा, निकितन। कौन? निकितन। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट करते हैं कि रूस में भारत विदा का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लिविदेव को, जीएस लिविदेव को। जीएस लिविदेव को रूस में भारतीय विदा का जनक कहा जाता है। राजा मंझौले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव राय के विषय संबंध में ये किसका कथन था? निकोलो काउंटी, फरनाओ नूनीज, अब्दुल रज्जाक, डेमिगोस पेज। तो इस सही आंसर होगा डेमिगोस पेज का था। किसका था? डेमिगोस पेज का। कृष्णदेव राय के बारे में, राजा मंझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव राय किसके संबंध किससे था? डेमिगोस पेज से। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आगे कि महानवमी के डिब्बे में किस विदेशी यात्रा ने विजय भवन की संज्ञा दिया था? महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय भवन की संज्ञा दिया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? डेमिगोस पेज। डेमिगोस पेज क्या होगा इसका? डेमिगोस पेज। अपने यात्रा वृत्तांत मतल सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा था? अब्दुल रज्जाक। मतल सादेन यात्रा वृत्तांत किस विदेशी यात्री ने लिखा था? अब्दुल रज्जाक ने। कौन सी विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? तो घोड़ों के व्यापारी में आता है अफनासी निकितन और फरनाओ नूनीज। सीवेल ने अपने पुस्तक ए फॉरगॉटन एम्पायर में किन विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत का उपयोग किया है? डोमिगस पेज और फरनाओ नूनीज का। निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली यात्री कौन था? तो बारबोसा, पेइस, नूनीज, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान किया गया है हम्पी के नाम से। किसके नाम से? विजयनगर के ध्वंस के बाद इसे जो पहचान किया गया है किस नाम से? हम्पी के नाम से। अमुक्त माल्यदा, इंपॉर्टेंट है ये। अमुक्त माल्यदा किसने लिखा था? अमुक्त माल्यदा लिखा है कृष्णदेव राय ने। किसने? कृष्णदेव राय ने। तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? विजयनगर, बाजीपुर, मुगल, बहमनी। तेनालीरामन का संबंध विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय का दरबारी था तेनालीरामन। सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन है? निकोलो काउंटी, अब्दुल रज्जाक, डेमिगोस, फरनाओ नूनीज। विजयनगर में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री है निकोलो काउंटी। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? संगम, सलव, तुलव, अरविडू। हरिहर एवं बुक्का संगम वंश के शासक थे और इसी संगम वंश के तहत विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ था और कृष्णदेव राय का भी संबंध संगम वंश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? आईने अकबरी फारसी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में आईने अकबरी लिखी गई है? फारसी भाषा में। बाबरनामा के अनुसार रहट द्वारा सिंचाई कहाँ किया जाता था? रहट के द्वारा सिंचाई लाहौर में किया जाता था। कहाँ पे? लाहौर में। रैयत किसे कहा जाता था? रैयत किसानों को कहते थे रैयत। तंबाकू का पौधा किस सदी के शुरुआती वर्षों में उत्तर भारत लाया गया था? 15वीं सदी, 17वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी। इसका आंसर होगा 17वीं सदी में तंबाकू का पौधा उत्तर भारत लाया गया था। मध्य भारत और दक्षिणी पठार के जमीन पर कौन सी फसल उगाई जाती थी? मध्य भारत और दक्षिणी पठार के जमीन पर कौन सी फसल उगाई जाती थी? तो कपास, गन्ना, सरसों, बाजरा। तो उपयुक्त दक्षिणी पठार में कौन सा होगा? कपास का होगा। 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई एक पुस्तक किसकी चर्चा किसान के रूप में होता है? भूमिहार, यादव, राजपूत, ब्राह्मण। तो 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई एक पुस्तक जिसमें किसान के रूप में राजपूत का चर्चा होता है। चलिए आगे देखिए। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईने अकबरी किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो ये 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 5 भागों में। अकबरनामा की रचना किसने किया था? अकबरनामा का रचना अबुल फजल ने किया था। 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकत दाखिल हुए थे वह कौन थे? मुगल राज, व्यापार, मुद्रा और बाजार, इनमें से सभी। 16वीं सदी के भारतीय गांवों में जो बाहरी ताकतें दाखिल हुए थे उसमें कौन थे? मुगल राज्य तो था ही, 16वीं शताब्दी में ही आया था। व्यापार और मुद्रा और बाजार ये सभी भारतीय गांवों में बाहरी ताकत के रूप में शामिल हुए थे। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज,
उस क्लांस में बनी इमारत और स्मारक, इनमें से सभी। तो मुगल काल के ऐतिहासिक स्रोत कहाँ से प्राप्त हमें होते हैं? वह ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी और गैर सरकारी दस्तावेज और क्लांस में बनी इमारत और स्मारक। मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसानों के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे? रैयत, मुजरियान, आसामी या किसान, इनमें से सभी। तो भारतीय और फारसी स्रोत में किसान के लिए ये सभी शब्द का प्रयोग किया जाता था। रियाया, मुजरियान, किसान, इनमें से सभी। मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें क्या थी? बताइए क्या थी? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, ये मुगल कालीन महत्वपूर्ण फसलें थी। बाबर के स्मरणों में मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है। तुझके बाबरी तुर्की, तारीख हिंदुस्तानी हिंदवी, बाबरनामा फारसी, तारीख बाबरशाही उर्दू। तो जिस समय बाबर मुगल शासक बना था तो उस समय यहाँ की जो भाषा थी वह मुगल काल की तुर्की भाषा थी। कौन सी भाषा थी? तुर्की। बाद में अकबर के समय से मुगल शासन की जो भाषा हुई थी वो फारसी हुई थी। तो यानी जो भी बाबरनामा से संबंधित जो भी फैक्ट होंगे या हुमायूं नामा से, वह किस भाषा में हो जाएगा? तुर्की भाषा में। तो तुझके बाबरी किस भाषा में है? तुर्की भाषा में। भूखमरी और महामारी के बावजूद भी 1600 से 1700 के बीच भारत में आबादी करीब हो गई थी। 1 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़, 7 करोड़। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 करोड़। भारत में भूखमरी और गरीबी के बाद भी भारत में उस समय कितनी हो गई थी? 5 करोड़ हो गई थी। रबी फसल किस ऋतु में होती है? तो रबी फसल होती है बसंत ऋतु में। आईने अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्र में वर्ष में कुल कितने फसल होते थे? 5, 3, 4, 7। आईने अकबरी में 3 फसल का चर्चा किया गया है। भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आए थे उसका नाम क्या था? तो स्पेन और अमेरिका से भारत में कौन आया है? मक्का आया है। मक्का आया है, ठीक है। मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करता था। पत्रकार, पटवारी, पंचायत, खेतिहर, किसान, पंचायत, गांव का मुखिया। तो खेतिहर, किसान, पंचायत एवं गांव का मुखिया। पंचायत के सरदार का एक मुखिया होता था जिसे क्या कहते थे? मुकद्दम कहते थे। राजस्थान तथा महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते थे वह कौन सा भाग था? पश्चिमी भाग था। परगना मुगल काल में क्या था? परगना मुगल काल में क्या था? एक प्रशासनिक मंडल था, एक विशालतम प्रांत था, एक प्रांतों की राजधानी थी, इनमें से कोई नहीं। तो परगना मुगल काल में एक प्रशासनिक प्रमंडल था। अकबर ने टोडरमल में दीवान-ए-अशरफ कब नियुक्त किया गया था? अकबर ने टोडरमल को दीवान-ए-अशरफ कब नियुक्त किया था? 1582, 1583, 1584, 1585। तो अकबर ने टोडरमल को दीवान-ए-अशरफ 1582 में नियुक्त किया था। कब नियुक्त किया था? 1582 में। जजिया किससे लिया जाता था? व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से, जिम्मियों से। तो जजिया लिया जाता था जिम्मियों से। ये गैर मुसलमानों से ये कर लिया जाता था। अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? स्वयं से अपने आत्मकथा लिखवाने की प्राचीन काल में यह परंपरा कहाँ थी? तो चीन के शासक अपने आत्मकथाओं को लिखवाते थे। चीन के शासक अपने बारे में लेखक से लिखवाते थे। अकबर एवं आईने अकबरी का अनुवादक कौन था? अकबरनामा एवं आईने अकबरी का अनुवादक कौन था? बेब्रिज, जैरेट, ब्लैकमैन, सेब, सभी। तो ये सभी होगा आईने अकबरी के अनुवादक, ये सभी थे। किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? बाबरनामा, अकबरनामा, जहांगीरनामा, सभी में। तो अकबरनामा में बाबर से लेकर अकबर तक सभी का इतिहास मिलता है। शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त किया था? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका आंसर क्या होगा? अकबर। क्या होगा? अकबर। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना, नया लेसन है। मध्यकालीन को हम लोग इंड करेंगे इसके बाद और आधुनिक में इन करेंगे। भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना कब हुआ? तो 1526 में। कब हुआ? 1526 में। बाबर के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? बाबरनामा, अकबरनामा, हुमायूंनामा, जहांगीरनामा। तो बाबरनामा। मुझ में उल बहरीन की रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम, औरंगजेब, दारा शिकोह, जुबिनिसा। तो दारा शिकोह ने। जंगल बुक के लेखक कौन है? तो जंगल बुक के लेखक है किपलिंग। कौन है? किपलिंग। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था? बाबर इब्राहिम लोदी, बाबर सिकंदर लोदी। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किस मुगल शासक ने आगरा में न्याय का जंजीर लगवाया था? किस मुगल शासक ने आगरा में न्याय का जंजीर लगवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। कौन? जहांगीर। और तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था अकबर के द्वारा? तो 1563 ईस्वी में। कब? 1563 ईस्वी में। शाहजहां का शासनकाल रहा था 608 से 1618, 1618 से 1928, 1628 से 1658, 1625 से 1645। 1628 से लेकर 1658 तक शाहजहां का शासनकाल रहा था। औरंगजेब की शासनकाल कब तक रहा था? तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। शासनकाल रहा था शाहजहां के मरने के बाद 1658 से लेकर 1707 तक। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने कब उखाड़ फेंका था? मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने कब उखाड़ फेंका था? तो 1857 में। कब उखाड़ फेंका था? 1857 में। मुगल दरबारी इतिहास किस भाषा में लिखे गए थे?
फारसी में, अरबी में, उर्दू में, देवनागरी में। तो मुगल दरबारी इतिहास जो लिखे गए थे वो किस भाषा में थे? फारसी भाषा में थे। अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया? तो 1582 में। 1582 में। किस मुगल शासक ने दास प्रथा को समाप्त किया था? दास प्रथा को समाप्त किस मुगल शासक ने किया था? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया। दीन इलाही का संबंध किससे है? तो अकबर से है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। जजिया किससे लिया जाता था? तो ये लिया जाता था जिम्मियों से। ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे। औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम भाग कहाँ बिताया था? तो दक्षिणी भारत में। कहाँ पे? दक्षिणी भारत में। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय हुआ था? तो शाहजहां के समय। और चित्रकला का सबसे विकास कहाँ हुआ था? जहांगीर के समय, चित्रकला का। और भू राजस्व व्यवस्था का जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ था वो अकबर के समय। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत में प्रथम मुगल शासक बाबर। निम्नलिखित में से अकबर ने किस पर अधिकार नहीं किया था? मेवाड़, मारवाड़, चित्तौड़, जोधपुर। तो मेवाड़ पर अधिकार नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से जाना जाता है? आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। किसको? औरंगजेब को पीर के भी नाम से जाना जाता था। किस नाम से? पीर के नाम से। तो ये हो जाएगा इसका आंसर औरंगजेब। पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में, बाबर और लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, पानीपत की। बाबर की आत्मकथा क्या है? तुझके बाबरी, जिसे कहते हैं बाबरनामा। अकबर का संरक्षक कौन था? फौजी, मुनीम खान, अबुल रहीम, बैरम खान। बैरम खान अकबर का संरक्षक था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो शाहजहां। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर के समकालीन था? फरिश्ता, बुदायूनी, मतुल्ला दाऊद और मोहम्मद खान। बदायूनी जो था ये अकबर के समकालीन इतिहासकार था, बदायूनी। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता था? शेरशाह ने कौन से प्रशासकीय सुधार किया था जिसके लिए वो खास तौर पे जाना गया था? बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। भूमि सुधार व्यवस्था सबसे बेहतर अकबर के समय हुआ था। मनसबदारी व्यवस्था, विधि। तो भूमि सुधार व्यवस्था जो था ये किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। इसने मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ था मध्य एशिया से, मंगोल से। तो मंगोल से। मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अकबर। और संस्थापक पूछेगा तो बाबर। मुगल सम्राटों में समानतम महानतम सम्राट किसे माना जाता है? जलालुद्दीन, अकबर, नसरुद्दीन, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब। जलालुद्दीन अकबर को। नेक्स्ट चलिए। बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था अंग्रेजों ने। अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार का मुख्य भाषा बनाया था वह क्या था? अकबर ने फारसी भाषा को सोच समझकर दरबार का मुख्य भाषा बनाया। सुलह ए कुल का अर्थ क्या है? सुलह ए कुल क्या है? अच्छा कुल, पूर्व सार्वभौमिक शांति, पूर्ण शांति, सुंदर कुल। तो पूर्ण सार्वभौमिक शांति को सुलह ए कुल कहते हैं। अकबर ने सुलह ए कुल की शुरुआत किया था। अकबर ने जजिया को कब समाप्त किया? 1564, 1556, 1570, 1605। तो 1564 में। खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? शाहजहां, जहांगीर, अकबर। इनमें से कोई नहीं, तो शाहजहां। खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? शाहजहां का। बुलंद दरवाजा जिस स्थान पर है वह कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में है। और हुमायूं के भाई का नाम क्या था? कमरान, इंदाल और अस्करी और हुमायूं, ये 4 भाई थे। मुगल कालीन चित्रकला किस काल में चरमोत्कर्ष पे था? तो जहांगीर के समय चरमोत्कर्ष पे था। रजनामा, कौन सी किताब? रजनामा। रजनामा के नाम से किस ग्रंथ को फारसी में अनुवाद किया गया था? रजनामा रामायण का था फारसी अनुवाद या महाभारत का था? महाभारत, गीता या उपनिषद का? तो रजनामा महाभारत का अनुवाद था। गुलबदन बेगम किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा था? अकबर, हुमायूं, बाबर, अबुल फजल। अकबर के आग्रह पर गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। बादशाह नामा किसने लिखा था? फौजी, अबुल फजल, अब्दुल हामिद लाहौरी, निजामुद्दीन अहमद। अब्दुल हामिद लाहौरी ने बादशाह नामा लिखा था। राजकीय नियम किसने लागू किए थे? तैमूर, चंगेज खां, बाबर, अकबर। राजकीय नियम को चंगेज खां ने लागू किया था। हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने करवाया था? हेनरी बेब्रिज, जैरेट ब्लैकमैन, ग्राउंड डफ। हेनरी बेब्रिज ने। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? नूरजहां, मुमताज, अस्मा बेगम, जहां आरा। तो नूरजहां की। फतेहपुर सिकरी किसने राजधानी बनवाया था? अकबर। तो अकबर ने ही राजधानी बनवाया था। चलिए आगे देखिए। इसमें दारा और शाहजहां किसके पास आगरा में रहते थे? दारा और शाहजहां किसके पास आगरा में रहते थे? जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, ये सभी जहां आरा के पास। दिल्ली के चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया था? जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, किसी ने नहीं। तो जहां आरा ने दिल्ली के चांदनी चौक का निर्माण करवाया था। बाबर चंगेज खां के कौन सा वंशज था? 5वां, 7वां, 12वां, 14वां। तो इसका आंसर हो जाएगा 14वां। गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम नर्तकी, गायिका, लेखिका, नायिका। तो गुलबदन बेगम लेखिका थी। अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम किसने मनसब बनाया गया था?
तो 5000, 7000, 12000, 10000, तो 12000। तुझके जहांगीरी के रचनाकार कौन है? तुझके जहांगीरी जहांगीर का रचना है। और तुझके बाबरी बाबरनामा किसने लिखा था? तो बाबर ने। अकबर का वजीर कौन था? अकबर का वजीर कौन था? बैरम खान, मुनीम खान, टोडरमल, अब्दुल रहीम। अकबर का मुनीम था बैरम खान। कौन था? बैरम खान। मुगल प्रशासन में जिलों को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से। किस नाम से? सरकार के नाम से। दीवाने अशरफ का क्या अर्थ होता है? भूमि विभाग का अध्यक्ष, वन विभाग का अध्यक्ष, राजस्व विभाग का अध्यक्ष, सेना विभाग का अध्यक्ष। तो राजस्व विभाग के अध्यक्ष को दीवाने अशरफ कहते थे। भारत में 16 की नीति अकबर ने प्रतिपादित किया और अंतिम मुगल सम्राट का नाम बहादुर शाह जफर था। चलिए अब देखिए आधुनिक